दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके सामने एक और नया ज़िला लेकर आए हैं जिसका नाम है रायसेन ज़िला। दोस्तों, रायसेन ज़िला भोपाल संभाग का भाग है, यानी कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है रायसेन ज़िला। इसको हम इन इंडेक्स के माध्यम से, जो ये साइड में लिखे हुए हैं, इसके माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए। तो भोपाल संभाग में आता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। किसके कितने राज्यों को टच करता है? तो राज्यों को, किसी भी राज्य को टच नहीं करता है। जिलों में देख लीजिए तो नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, भोपाल, सीहोर और होशंगाबाद, इस तरह से 6 जिलों को टच करता है। ये कभी पूछा नहीं जाएगा, बस आपको लोकेशन याद रखनी है कि रायसेन जिला किसी भी राज्य को टच नहीं करता है। ठीक है, ऐसे 18 जिले हैं भारत मध्य प्रदेश में जो किसी भी राज्य को टच नहीं करते हैं, उनमें से रायसेन एक है। फिर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जब मध्य प्रदेश का गठन पढ़ाया था कि 1956 से पूर्व ये पार्ट बी का हिस्सा था, यानी कि मध्य प्रांत। ये सीपी एंड बरार पार्ट ए का हिस्सा था, और ये पार्ट सी, जिसकी कैपिटल रीवा थी, उसका हिस्सा था। बीच का जो पार्ट है ये भोपाल स्टेट के नाम से जाना जाता था, और इसी का भाग है रायसेन। ठीक है, भोपाल स्टेट की कैपिटल क्या थी? भोपाल। और इसी का भाग है हमारा आज का टॉपिक, रायसेन जिला। ठीक है, तो इतना जान लिया हमने। इसका गठन कब हुआ था? तो 1956 में, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तभी मैंने आपको बताया था कि भोपाल स्टेट को पूर्णतः पूरा पूरा मिला लिया गया था, किसमें? मध्य प्रदेश में। और चेंजेस किया गया था तो किसमें? पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है, बाकी पार्ट सी, जो कि रीवा थी कैपिटल, वो पूरा का पूरा मिलाया गया था। भोपाल स्टेट का पूरा पूरा भाग मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। तो इसका गठन इस तरह से कब हो गया? 1956 में, रायसेन जिले का। इतिहास के बारे में अगर इतिहास की बात करें तो ये सम्राट अशोक से, मौर्य डायनेस्टी के जो तीसरे शासक हैं, पहले कौन थे मौर्य डायनेस्टी में? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, तीसरे अशोक महान हुए हैं, उनसे संबंधित है रायसेन जिला। क्योंकि यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप है, जिसमें महामोगलायन व मोगलीपुत्तिस्य की अस्थियां रखी हुई हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, सांची का स्तूप किसने निर्माण किया था? इसका सम्राट अशोक ने, जो कि रायसेन जिले के सांची में स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूप क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। सम्राट अशोक, जो कि मौर्य डायनेस्टी से थे, अशोक ने निर्माण किया किसका? बौद्ध स्तूप का। ठीक है, सांची का जो बौद्ध स्तूप है, इसका निर्माण कराया था, कहाँ पर है? सांची जिला, जो हमारा टॉपिक है रायसेन, और यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट रखना, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। यूनेस्को में शामिल है बौद्ध स्तूप, जो कि रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश में केवल 2 ही बौद्ध स्तूप है, एक तो सांची का बौद्ध स्तूप है और एक भरहुत है। ठीक है, भरहुत उसको हम सतना जिले में पढ़ेंगे। तो भरहुत बौद्ध स्तूप है मध्य प्रदेश में, और सांची का बौद्ध स्तूप है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसमें महामोगलियान और मोगलीपुत्तिस्य की अस्थियां रखी हुई हैं और यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, इतना समझ लिया हमने। इसके बाद फिर आते हैं, तो बाबर के टाइम से भी इसका संबंध है। बाबर ने क्या किया था? तो जो खानवा का युद्ध हुआ था, देख सकते हैं आप लोग, खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर के विरुद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ के राजा थे शिलादित्य, रायसेन जिले के राजा शिलादित्य थे। इन्होंने साथ दिया था किसका? ग्वालियर के विक्रमादित्य, चित्तौड़ के राणा सांगा और चंदेरी के मेदिनी राय। ठीक है, तो खानवा का युद्ध बाबर और मेदिनी राय, विक्रमादित्य, राणा सांगा ये खिलाफ लड़ रहे थे किसके? बाबर के। तो उसमें साथ दिया था शिलादित्य ने। ठीक है, तो इस तरह से ये मुगल काल का प्रमुख केंद्र रहा है। रायसेन मुगलों का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। तो ये हो गया हमारा मिडिवल हिस्ट्री से, यानी कि मध्यकालीन इतिहास से। फिर इसके बाद शेरशाह सूरी से संबंधित भी है हमारा जो रायसेन जिला है, ये शेरशाह सूरी से संबंधित है। किस तरह से? तो जो यहाँ पर रायसेन दुर्ग है, ठीक है, रायसेन दुर्ग है, कहाँ पर? रायसेन जिले पर रायसेन दुर्ग है। ठीक है, तो रायसेन दुर्ग को कहाँ गया रे रायसेन दुर्ग? 1543 ईस्वी की बात है। कब? 1543 ईस्वी में। किसने? शेरशाह सूरी
जो कि हुमायूं को हरा करके राजा बनता है। ठीक है, मुगल डायनेस्टी के हुमायूं को, बाबर के बाद कौन आता है, हुमायूं आता है, तो उसको हरा करके फिर मुगल मुगल साम्राज्य को वहाँ पर रोक देता है और सूरी साम्राज्य की स्थापना करता है शेरशाह सूरी। ठीक है, तो 1543 ईस्वी में राजा पूरनमल से छीन लिया था इसने। किससे? रायसेन दुर्ग को छीन लिया था। किससे? तो राजा पूरनमल। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। राजा का नाम क्या था? राजा पूरनमल। ठीक है, राजा पूरनमल, इनसे क्या छीन लिया? रायसेन दुर्ग। ठीक है, रायसेन का दुर्ग किसने छीन लिया था? तो शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, शेरशाह सूरी। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद शेरशाह सूरी ने छीन लिया कौन सा? रायसेन दुर्ग। अब इसके बारे में, रायसेन दुर्ग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100%, मतलब कि 100 टाइम पूछा गया है। रायसेन दुर्ग कहाँ पर है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रायसेन में ही है। ये बादल, इसके अंदर कौन कौन से? तो बादल महल हैं, राजा रोहित महल हैं, इत्रदार महल है, और इस दुर्ग में 40 कुएं हैं, 4 तालाब हैं और 9 प्रवेश द्वार हैं। तो ये एडिशनल फैक्ट है। रोचक जानकारी बताने से ये होता है कि फैक्ट याद हो जाता है। ठीक है, बाकी ये कभी पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको याद रखना है क्या? रायसेन दुर्ग कहाँ पर है? रायसेन में। किसने? शेरशाह सूरी ने 1543 ईस्वी में छीन लिया था राजा पूरनमल से। ठीक है, बाबर का संबंध किस तरह से है? तो यहाँ के शासक शिलादित्य ने साथ दिया था खानवा के युद्ध में। किसका? ग्वालियर के विक्रमादित्य, चित्तौड़ के राणा सांगा, चंदेरी के मेदिनी राय का। ठीक है, सम्राट अशोक ने यहाँ पर सांची की स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि यूनेस्को में शामिल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, तहसीलों की बात करें तो यहाँ पर 9 तहसीलें हैं। रायसेन जिला 9 तहसीलों से मिलकर बना है। एक नज़र इन पर भी डाल लेते हैं। तो सबसे पहली तहसील है रायसेन, फिर है गोहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, बरेली, उदयपुरा, बाड़ी और सुल्तानपुर। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है रायसेन ही है, जिसके बारे में अभी तक पूछा जाता है। रायसेन जिले में क्या क्या पूछा जाता है? तो रातापानी, आपको पता होगा रातापानी सेंचुरी कहाँ पर है? तो रायसेन में है। और ये ऐसी सेंचुरी है जिसमें मध्य प्रदेश की पहली सेंचुरी है, या मध्य प्रदेश का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर बेतवा, नर्मदा, बरना, हलाली नदी रायसेन में बहती हैं। वरना नदी रायसेन के बाड़ी तहसील नामक स्थान से निकलती है। तो इम्पोर्टेंट है, नदियों का उद्गम पूछा जाता है एग्जाम में। वारना नदी जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, वारना नदी नर्मदा की उपनदी है या सहायक नदी है, ये बाड़ी तहसील से निकलती है, रायसेन के बाड़ी तहसील से निकलती है। और हलाली परियोजना, इसको सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। किस नदी पर है? हलाली परियोजना में। बेतवा में तो मैं आपको बता चुका हूँ, माता टीला डैम है। ठीक है, बेतवा नदी में माता टीला डैम है, लक्ष्मीबाई परियोजना है, इनको हम पढ़ चुके हैं ग्वालियर संभाग में। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो बेतवा नदी किस लिए फेमस है? मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। माता टीला डैम है, उसी को राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इतना इम्पोर्टेंट है। फिर बेतवा नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो ये कुमारा गांव में है, इसी रायसेन जिले के कुमारा गांव से निकलती हैं। ठीक है, जो बेतवा नदी है वो रायसेन जिले के कुमारा गांव से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, भौतिक रूप से यहाँ पर कौन सा पर्वत है? तो विंध्याचल पर्वत है। और विंध्याचल श्रेणी से निकलती है कौन? बेतवा नदी, जो कि कुमारा गांव से निकलती है। तो कुमारा गांव कहाँ पर है? रायसेन में, जहाँ से बेतवा नदी का उद्गम है। वरना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये बाड़ी तहसील से निकलती है। ठीक है, हलाली क्यों पूछी जाती है? तो हलाली नदी में परियोजना है, हलाली परियोजना, जिसको सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। 100 टाइम पूछा गया है, हलाली परियोजना या सम्राट अशोक सागर परियोजना किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा रायसेन जिले में। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, समरी घाट के निकट नर्मदा में मिलती है कौन सी? वारना नदी।
और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में कुल 480 किलोमीटर बहती हुई, ये सब नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इतना है कि हलाली नदी का उद्गम स्थल रायसेन है। हलाली नदी का मतलब होता है कत्ल की नदी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हलाली नदी पूछी जाती है। ठीक है, इसे कत्ल की नदी कहते हैं और यह बेतवा की सहायक नदी है। हलाली नदी बेतवा की सहायक नदी है, जो वारना नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंचाई एवं परियोजनाएं। तो हलाली परियोजना जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस की 1973 से 76 में इसका निर्माण हुआ। 3 साल लग गए थे, 1973 से स्टार्ट हुई और 1976 में यह कंप्लीट हो गई। फिर है हलाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और हलाली परियोजना हलाली नदी पर विदिशा और रायसेन की सीमा पर निर्मित है। तो हलाली परियोजना रायसेन जिले में, आपको ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको रायसेन लगाना है। ठीक है, लाभान्वित जिला है विदिशा और रायसेन। ठीक है, तो इतना हलाली परियोजना के लिए इनफ है। फिर है हमारा वारना परियोजना है, कहाँ पर है, रायसेन जिले में। इतना ही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। वारना नदी नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, इतना याद रखना, जो वारना नदी है नर्मदा की सहायक नदी है और इस पर वारना परियोजना है जो कि रायसेन जिले में है। ठीक है, वारना नदी कहाँ से निकलती है, बाड़ी गांव से। बाड़ी तहसील है रायसेन जिले की, और कुमारा गांव से निकलती है बेतवा। ठीक है, फिर नेशनल हाईवे की बात कर लें तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। NH12 यहाँ से गुजरता है, NH69, NH86 और NH45। आप लोग देख सकते हैं मैप में, ये है NH12, NH45, NH86 और ये है NH12, ये है NH69, ये रहा नीचे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 4 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, देख सकते हैं। पूछा नहीं जाएगा कभी भी, ये वाले नेशनल हाईवे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर है हमारा ऋतुएं एवं जलवायु। तो मैंने आपको भोपाल संभाग में लगभग भोपाल संभाग जब पढ़ाया था, भोपाल जिला पढ़ाया था, तो उसमें बता दिया था कि जो यहाँ की जलवायु है वो सामान्य होगी, मतलब ठंडी में ना ज़्यादा ठंडी होगी और ना गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो यहाँ की जलवायु, ठीक है, यहाँ की जलवायु सामान्य रहती है। ये देख सकते हैं, गर्मियों में तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ठंडी में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। फिर यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है, मतलब सामान्य से अधिक का मतलब होता है यहाँ की औसतन वर्षा है 112 सेंटीमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश की, तो इससे ज़्यादा होती है यहाँ पर, 112 सेंटीमीटर से अधिक होती है यहाँ पर। ठीक है, बरसात से जितने जितने भी ज़िले पढ़ाए मैं सब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर भिंड जिले में होती है, सबसे अधिक 199 सेंटीमीटर पचमढ़ी में होती है, और जो औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर औसत वर्षा से अधिक वर्षा होती है रायसेन जिले में। भोपाल संभाग के सभी जिलों में 112 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने आपको चंबल संभाग पढ़ा है, तो उसमें बताया था कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ग्वालियर संभाग में कछारी और जलोढ़। भोपाल संभाग जैसे ही शुरू हो जाता है, यहाँ से शुरू हो जाती है कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, तो भोपाल संभाग का कोई भी जिला पूछेगा आपको कौन सी मिट्टी लगाना है, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, इसके अवयव कौन से होते हैं, तो लोहा और चूना होते हैं। आयरन और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसका कलर काला होता है। इसकी प्रकृति मैंने आपको बताया था, क्षारीय होती है, और मिट्टी के जैव पदार्थों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और इसकी जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। तो काली मिट्टी के बारे में इतना जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है काली मिट्टी का इसमें बताया गया निर्माण कैसे होता है, तो दक्कन ट्रैप अथवा बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों के ऋतु अपक्षय के द्वारा निर्मित होती है। जो काली मिट्टी है वो दक्कन ट्रैप या उसी को बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानों जैसी आग्नेय चट्टानों के ऋतु अपक्षय के द्वारा निर्मित होती है काली मिट्टी। पीएच मान, तो ये क्षारीय है, तो इसका जो पीएच मान होगा 7 से ऊपर होगा, 7.5 से 8.5, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि काली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा 7.5 से 8.5, तो आपको इसको ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, फिर यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो भोपाल में मैंने जब आपको पढ़ाया था काली मिट्टी के बारे में, मैक्सिमम फैक्ट बता दिए थे। वन एवं वन्य जीवों में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है राता पानी। ठीक है, राता पानी सेंचुरी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, क्यों, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि ये एक ऐसा अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश का ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलता है। ठीक है, तो राता पानी जो अभ्यारण्य है इसमें क्या चलता है, टाइगर प्रोजेक्ट चलता है।
तो रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायसेन में। एक और अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है, जो दूसरी सेंचुरी है या अभ्यारण्य है उसका नाम है सिंधारी। तो इस तरह से हमने पढ़ लिए यहाँ पर सेंचुरी, 2 सेंचुरी यानी कि 2 अभ्यारण्य पढ़ लिए, एक रातापानी जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एक है सिंधारी। ठीक है, फिर देख लीजिए वन्य जीवों में यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ की जलवायु को समझने के लिए उनके वनों का प्रकार आपको याद रखना चाहिए। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वनों में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी सागौन है, शीशम है, नीम, पीपल है, और वन्य जीवों के नाम दिए हुए हैं तो इनको आप देख लेना। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में तो कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, रायसेन में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। अभ्यारण्य तो 2 मैंने बताया आपको, एक रातापानी और एक सिंधारी। जो अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा गया है उसका नाम है रातापानी सेंचुरी। तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य ये रायसेन जिले में है, और इसमें 2013 से प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1976 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में विद्यमान रातापानी अभ्यारण्य को वर्ष 2013 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, फिर है हमारा कृषि। तो कृषि के मामले में ये कोई भी रैंक नहीं रखता है, तो इसलिए अपन को इम्पोर्टेंट नहीं है कृषि पढ़ना। खनिज में भी कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब कि भारी चूना, भारी व सस्ता खनिज, भारी व सस्ता खनिज चूना है, सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर आधारित है। ठीक है, तो चूना पत्थर मिलता है जो कि पूछा नहीं जाएगा कभी भी। औद्योगिक परिदृश्य में तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कम से कम 1000 टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर पेपर में पूछा जा चुका है कि जो यहाँ का रायसेन जिले का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो मंडीदीप है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने हर जिले में औद्योगिक केंद्र स्थापित किया है। तो रायसेन जिले का औद्योगिक केंद्र कौन सा है, तो यह है मंडीदीप है। यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है। ठीक है, 1000 टाइम पूछा गया है ऑप्टिकल फाइबर कारखाना। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है जो कि जापान के सहयोग से है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसके सहयोग से, तो जापान के सहयोग से है, और ये भारत का पहला है। ठीक है, ना कि एमपी का, ये भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है जो कि जापान के सहयोग से कहाँ पर स्थापित किया गया है, मंडीदीप में। ठीक है, तो मंडीदीप इसका औद्योगिक केंद्र है रायसेन जिले का। यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है जापान के सहयोग से। टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, लेकिन ये कभी पूछी नहीं जाएंगी। ठीक है, और इसको राज्य के औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिस तरह से पीथमपुर को बढ़ावा दिया जा रहा है, पीथमपुर धार में है, उसी तरह से इसको मंडीदीप को भी विकसित किया जा रहा है राज्य के औद्योगिक केंद्र के रूप में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर जनजातीय परिदृश्य है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे वो ग्वालियर संभाग हो, चाहे चंबल संभाग हो, या भोपाल संभाग हो, सहरिया जनजाति तीनों में मिलेगी, और एक मिल जाती फिर यहाँ से शुरू हो जाती भोपाल संभाग से सौर जनजाति। ठीक है, तो देख सकते हैं सहरिया जनजाति है जिसका अर्थ होता है शेर के साथ होना, और मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी सहरिया जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। इसकी जो बोली होती है वो क्या होती है, तो सहरियाई। ठीक है, सहरिया जनजाति क्या बोलती है, सहरियाई। सहरिया जनजाति कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो देखिए विदिशा, गुना, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में है सहरिया जनजाति, चंबल संभाग के सभी जिले, और भोपाल संभाग के सभी जिले। बोलियों में तो बोलियों में मालवी मिल जाएगी आपको, मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है, मालवी के साथ मारवाड़ी, मालवी मूल रूप से मारवाड़ी से संबंधित है, और यहाँ पर बुंदेली शब्द भंडार की दृष्टि से इसमें बुंदेली, गुजराती एवं राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो मैन यहाँ की बोली क्या हो जाएगी, मालवी। ठीक है, और सहरिया जनजाति पाई जाती है तो सहरियाई भी हो जाएगी। तो मैन यहाँ की क्या है, मालवी है। ठीक है, मालवी के बारे में दिया है, मालवी मूल रूप से मारवाड़ी से संबंधित है। शब्द भंडार की दृष्टि से इसमें बुंदेली, गुजराती एवं राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अब बात करते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल की। तो सबसे ज़्यादा जो अभी तक पूछा गया है वो है सांची का स्तूप। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सांची का महान स्तूप जो सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था, ये यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत शैली में शामिल है, और इसके बारे में दिया हुआ है कि ये कहाँ पर है। तो सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं।
सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है और सांची का महान मुख्य स्तूप सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में बनाया था। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। फिर अशोक स्तंभ भी कहाँ पर है, तो सांची में है अशोक स्तंभ, जो कि आपने जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है वो ज़्यादा फेमस है। आपने सिक्कों में, भारत सरकार है, यूपीएससी के लोगों में देखा होगा, जो सारनाथ का स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, उसमें 4 शेर होते हैं, चारों का मुंह होता है अलग, मतलब चारों तरफ मुंह किए हुए रहते हैं। ठीक है, हमारी एमपी एकेडमी का जो लोगो है उसमें भी आप देख सकते हैं, तो अशोक स्तंभ भी लगाया हमने। तो ये सारनाथ के स्तंभ से मिलता जुलता है, जो अशोक स्तंभ सांची में है। ठीक है, तो ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से मिलता जुलता है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, फिर भीमबेटका पुरा पाषाण काल की एक भीमबेटका की गुफाएं हैं और ये पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। और भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया और इसके बाद ये 2003 में। ठीक है, तो जो हमारा रायसेन जिला है, यहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन कौन शामिल है, तो सांची का स्तूप एक, क्या हो गया, सांची का स्तूप जो कि बौद्ध स्तूप है एक ये, और दूसरा भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं भी सम्मिलित हैं किसमें, यूनेस्को की विश्व धरोहर श्रेणी में। और ये कब शामिल की गई, तो 2003 में। सन भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, और किसने किया था, तो यूनेस्को ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भोजेश्वर मंदिर। तो भोजेश्वर मंदिर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये रायसेन जिले में ही आता है। ठीक है, भोजेश्वर मंदिर वैसे भी भोपाल में भी पढ़ा था इसको हमने, लेकिन मेनली जो ये स्थित है भोजपुर नामक गांव रायसेन जिले में आता है, और यहाँ पर ये भोजेश्वर मंदिर स्थित है। यह जो मंदिर है वो बेतवा नदी के तट पर विंध्यमालाओं के मध्य एक पहाड़ी पर स्थित है। फिर है हमारा इम्पोर्टेंट रायसेन दुर्ग। ठीक है, रायसेन दुर्ग जो कि मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, यही रायसेन दुर्ग है जिसको शेरशाह सूरी ने 1543 में राजा पूरनमल से छीन लिया था। तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था, राजा राजबसंती ने करवाया था। ठीक है, किले का निर्माण किसने करवाया था, राजा राजबसंती ने। और बलुआ पत्थर से बना हुआ यह किला प्राचीन वास्तुकला एवं गुणवत्ता का अद्भुत प्रमाण है। तो रायसेन दुर्ग याद रखना है। 1200 ईस्वी में निर्मित यह किला रायसेन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण है। फिर अदर प्लेसेस हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, बौद्ध विहार है, ग्रेट बाउल है, गुप्ता मंदिर है, ये सब रायसेन में है। प्रसिद्धि के कारण तो शैलाश्रय गुफाएं हैं, यानी कि पत्थर की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं यहाँ फेमस हैं, यूनेस्को में शामिल हैं। और रायसेन अपने किले के लिए भी प्रसिद्ध है। और रायसेन जिले में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सांची में बनवाए स्तूप विश्व प्रसिद्ध हैं। इतना इंपॉर्टेंट हो गया। संग्रहालय 1965 में स्थापित आशापुरी संग्रहालय में आशापुरी ग्राम के स्थलों से संग्रहित प्रतिमाएं परमार किला की अनूठी उपलब्धि हैं। तो संग्रहालय कौन सा है यहाँ पर, आशापुरी संग्रहालय है। प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो आचार्य रजनीश, ये पूछा गया है अभी तक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड कि ओशो का नाम क्या है। ठीक है, यानी कि रजनीश का उपनाम क्या है, तो रजनीश को और किस नाम से जाना जाता है, तो ओशो नाम से जाना जाता है इनको। इनके बारे में दिया है, चंद्रमोहन जैन का जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जहल के कुछवाड़ा गांव में हुआ था। और ओशो शब्द की मूल उत्पत्ति के संबंध में कई धारणाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार खुद ओशो कहते हैं कि ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की एक कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। तो ये कहानी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। बस इतना है, आचार्य रजनीश ओशो का संबंध है रायसेन जिले से, और रजनीश का निकनेम है ओशो। ठीक है, आचार्य रजनीश ही है ओशो। प्रमुख बिंदु, तो अब हमने जो पढ़ा है हम उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। सबसे पहले रायसेन जिले में जो पूछा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ का पूछा जाता है सेंचुरी रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य है, जिसका नाम है रातापानी जीव अभयारण्य। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है सांची स्तूप से। सांची का जो बौद्ध स्तूप है सम्राट अशोक ने बनवाया था और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है।
इसके बाद पूछा जाता है कि जो अशोक स्तंभ है ये कहाँ पर है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से मिलता जुलता जो अशोक स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो रायसेन में है। फिर तीसरा फैक्ट ये पूछा जाता है कि मंडी द्वीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है, ठीक है। जापान के सहयोग से ऑप्टिकल फाइबर कारखाना लगाया गया है। कहाँ पर? रायसेन जिले के मंडी द्वीप में लगाया गया है। और रायसेन जिले का औद्योगिक केंद्र क्या है? मंडी द्वीप है। ये भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं हमने देखी, तो ये विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, पुरापाषाण काल से संबंधित हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमने देखा आचार्य रजनीश का निकनेम क्या है? ओशो, और इनका जन्म यहीं रायसेन जिले में हुआ। ये संबंधित हैं रायसेन जिले से। ये नीचे लिखा भी हुआ है कि इनका जन्म हुआ है कुचवाड़ा में, ठीक है। रायसेन जिले के कुचवाड़ा में हुआ इनका जन्म आचार्य रजनीश का। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि भीमबेटका की गुफाओं से मिलती जुलती एक और मृगेंद्रनाथ गुफा यहाँ पर खोजी गई है रायसेन जिले में। कौन सी? मृगेंद्रनाथ की गुफा खोजी गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स के लिए विख्यात और विश्व विरासत में शामिल भीमबेटका गुफाओं जैसी एक अन्य गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मिली है। राज्य के पुरातत्व विभाग ने इस गुफा को खोजा है। पाटनी गांव के निकट मिली इस गुफा को मृगेंद्रनाथ गुफा का नाम दिया गया है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि रायसेन के भोजपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है। रायसेन जिले के भोजपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है, और इसी को, किसको? भोजपुर को पूर्व का सोमनाथ कहलाता है। रायसेन जिले में निर्मित भोजपुर मंदिर को पूर्व का सोमनाथ कहते हैं, ठीक है। पूर्व का सोमनाथ किसे कहते हैं? तो भोजपुर मंदिर को, जो कि रायसेन जिले में आता है, ठीक है। फिर इसके बाद ग्रेफाइट की एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री रायसेन में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ग्रेफाइट की एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ पर है? तो रायसेन। ग्रेफाइट क्या है? तो पेंसिल का जो पेंसिल की जो निब होती है वो किससे बनती है? ग्रेफाइट से। स्नेहक के रूप में इसका यूज किया जाता है, और परमाणु भट्टियों में भी ग्रेफाइट का यूज होता है। तो इस तरह से ग्रेफाइट की एशिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री रायसेन में है, ठीक है, याद रखना आप लोग, ठीक है। इसी के साथ हमारा रायसेन जिला यहाँ पर होता है समाप्त, और जो भी बचे हुए टॉपिक होंगे, इसमें कुछ छूट गया होगा तो उसको हम टॉपिक वाइज में पढ़ लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।